गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 30 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 30 जनवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 131 लोगों को। बात करें पद्म पुरस्कार 2026 की, तो दोस्तों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित इन पुरस्कारों में इस वर्ष कुल 131 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान की, तो इसमें 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उसमें शामिल हैं सबसे पहले धर्मेंद्र, दिग्गज अभिनेता हैं। उसके बाद है जस्टिस केटी थॉमस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उसके बाद है डॉक्टर एन राजम, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। उसके बाद है पी नारायणन, जो कि केरल की पारंपरिक कलाओं के संरक्षक हैं। उसके बाद है वी एस अच्युतानंदन, जिनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है, तो वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद बात करें पद्म भूषण की, तो यह 13 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पद्म भूषण जो है वो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें शामिल हैं ममूटी, मलयालम सिनेमा के महानायक। दूसरे हैं अलका याग्निक, जो कि पार्श्व गायिका हैं। उसके बाद अन्य हैं इसमें व्यापार, साहित्य और शिक्षा जगत की कुछ अन्य हस्तियां जो वो शामिल हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें कुल 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। दूसरे हैं हरमनप्रीत कौर, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उसके बाद है प्रवीण कुमार, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। उसके बाद है शुभांशु शुक्ला, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। बात करें मरणोपरांत सम्मान की, तो वी एस अच्युतानंद के अलावा कुछ अन्य समाज सेवियों को भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने किस वर्ष को ईयर ऑफ द फैमिली घोषित किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2026 को। संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक तौर पर 2026 को ईयर ऑफ द फैमिली जो है वो घोषित किया है। इसकी घोषणा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा की गई। यह अभियान परिवारों को सशक्त बनाने, पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने और नई पीढ़ी के पालन पोषण में परिवार की भूमिका को रेखांकित करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होगा। यूएई अक्सर हर साल को एक विशेष थीम देता है, जैसे ईयर ऑफ टॉलरेंस या ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस पहल का मुख्य लक्ष्य अमीराती समाज की नींव के रूप में पारिवारिक बंधनों को मजबूत करना और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, कैफे पंडूम हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर में। कैफे पंडूम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर जिला में किया गया है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवंबर 2025 में किया। यह भारत का अपनी तरह का पहला कैफे है जिसे आत्मसमर्पित माओवादी और नक्सल हिंसा के पीड़ित मिलकर चला रहे हैं। स्थानीय गोंडी भाषा में पंडुम का अर्थ है उत्सव या शांति। इसकी टैगलाइन है वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी, जहां हर प्याली एक कहानी कहती है। बात करें लोकेशन की, तो यह जगदलपुर के पूना मार्गेम परिसर पुलिस लाइन में स्थित है। इसका उद्देश्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़ चुके युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल
यानी आरजेडी में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर। नियुक्ति की तिथि की बात करें तो यह महत्वपूर्ण निर्णय 25 जनवरी 2026 को पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। लालू प्रसाद यादव ने स्वयं तेजस्वी यादव को नियुक्ति पत्र सौंपा। आरजेडी के इतिहास में यह पहली बार है जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है। अब तेजस्वी यादव पार्टी के दैनिक कार्यों और संगठनात्मक निर्णयों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगी। बात करें महत्व की तो इस नियुक्ति को राजद में नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जो बिहार की आगामी राजनीति के लिए पार्टी की रणनीति को स्पष्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक कौन सी तकनीक जॉब मार्केट का स्वरूप बदल देगी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विभिन्न रिपोर्ट्स, विशेष रूप से फ्यूचर ऑफ जॉब्स के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो 2030 तक वैश्विक जॉब मार्केट की शक्ल पूरी तरह बदल देगी। बदलाव का पैमाना तो एआई के कारण जहां कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म होंगी, वहीं एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे नए पदों की भारी मांग बढ़ेगी। बात करें रीस्किलिंग की तो WEF के अनुसार दुनिया भर के लगभग 50% कर्मचारियों को 2030 तक अपने कौशल को अपडेट करने की आवश्यकता होगी ताकि वे एआई के साथ मिलकर काम कर सकें। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा, मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा में एआई का सबसे व्यापक असर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, 90 वर्ष की आयु में किस वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक का निधन हुआ जिन्हें पद्म भूषण और नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मार्क टली को। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखक मार्क टली का 25 जनवरी 2026 को 90 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। मार्क टली बीबीसी के पूर्व इंडिया ब्यूरो चीफ थे। उन्हें भारत में बीबीसी की आवाज़ के रूप में जाना जाता था। प्रमुख सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण 2005 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। पद्मश्री 1992 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। नाइटहुड 2002 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि दी, जिसके बाद उनके नाम के आगे सर लगने लगा। उनका जन्म 1935 में कोलकाता, पहले हुआ करता था कोलकाता, अब कोलकाता, तो यहाँ पर हुआ। वे भारत को ही अपना घर मानते थे। महत्वपूर्ण कवरेज उन्होंने 1971 का बांग्लादेश युद्ध, आपातकाल ऑपरेशन ब्लू स्टार और राजीव गांधी की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की। प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो उसमें है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन और द हार्ट ऑफ इंडिया उनकी कुछ प्रमुख कृतियां थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसे यह नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना या फिर समाप्त करना। इसके लागू होने से भारत के टेक्सटाइल, लेदर और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को यूरोपीय बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, बिना रस्सी या किसी सुरक्षा उपकरण के
ताइपे 101 इमारत पर चढ़ने वाले अमेरिकी रॉक क्लाइंबर कौन बने? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स होनोल्ड। प्रसिद्ध अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने अपनी फ्री सोलो बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के क्लाइंबिंग तकनीक से एक नया इतिहास रचा है। एलेक्स होनोल्ड ने ताइवान की प्रतिष्ठित ताइपे 101 इमारत, जिसकी ऊंचाई लगभग 508 मीटर है, बिना किसी सुरक्षा गियर के चढ़ाई की। होनोल्ड को दुनिया का सबसे महान फ्री सोलो क्लाइंबर माना जाता है। उन्होंने इससे पहले अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क की प्रसिद्ध अल कैपिटन चट्टान पर भी बिना रस्सी के चढ़कर दुनिया को हैरान किया था। उनकी साहसिक गतिविधियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फ्री सोलो को ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का पहला मानव दुग्ध बैंक स्थापित करने वाली डॉक्टर कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आर्मीडा फर्नांडीज। बात करें स्थापना की, तो डॉक्टर आर्मीडा फर्नांडीज ने 1989 में मुंबई के साइन अस्पताल में एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया था। उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराना जिनकी माताएं बीमार हैं या फिर किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ हैं। यह विशेष रूप से समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। बात करें वर्तमान स्थिति की, तो उनके इस प्रयास के बाद आज भारत के कई शहरों में अमृतधारा जैसे नेटवर्क के तहत दर्जनों मिल्क बैंक संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर आर्मीडा फर्नांडीज को उनके इस क्रांतिकारी कार्य और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मदर ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंकिंग इन इंडिया भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कालाजार बीमारी का पता लगाने के लिए सस्ती जांच किट का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्याम सुंदर ने। डॉक्टर श्याम सुंदर ने RK39 नामक एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट विकसित की, जो रक्त की एक बूंद से महज कुछ मिनटों में बीमारी का पता लगा लेती है। इससे पहले कालाजार की जांच के लिए प्लीहा की बायोप्सी करनी पड़ती थी, जो बहुत दर्दनाक और जोखिम भरी थी। यह किट गांव और दूर दराज के इलाकों में गेम चेंजर साबित हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान से जुड़े हैं और उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए ओरल ड्रग, मुंह से ले जाने वाली दवा पर भी महत्वपूर्ण शोध किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शहीद दिवस। भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। सबसे पहले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता के बलिदान और उनकी स्मृति के सम्मान में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है श्रद्धांजलि, तो इस दिन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजघाट गांधी जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में पूरे देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में घोषित स्मार्ट एवं इंटीग्रेटेड फिशिंग पोर्ट परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यह बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर में स्थापित किया जाएगा। बात करें लागत और योजना की, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य लक्ष्य भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समुद्री भोजन के निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात लक्ष्य सरकार ने वर्ष 2030-31 तक सी फूड निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों। संवाद समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें वॉश क्षेत्र के वाटर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। आयोजन करता है जल शक्ति मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 58 वाटर वॉरियर्स जल योद्धाओं को सम्मानित करना था। मुख्य प्रतिभागी सम्मानित होने वाले अधिकांश नायक आदिवासी समुदायों और स्वच्छ सुजल गांवों से संबंधित हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़ाव, तो इन जल योद्धाओं को गणतंत्र दिवस परेड 2026 में विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं। दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस औद्योगिक क्षेत्र में जीरो वाटर वेस्टेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? और दूसरा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का नया चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग इन दोनों सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।